हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारा 12 तारीख की 2 शिफ्टें कंप्लीट हो गई हैं, तो ये तीसरी शिफ्ट है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारी 12/06/2024 को जो वार्डर का पेपर हुआ था उसकी 2 शिफ्टें हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी मैथ की। ये हमारी जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है और इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ जो है वो कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपलोड है और जितने पेपर्स अवेलेबल हो पाए, जहां से भी हो पाए, मैंने वहां पे अपलोड कर दिए हैं। और बाकी आपको एक चैनल मिलेगा बेस्ट पीवाईक्यू सर के, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्यूचर आपका कोई पेपर है और आपको 5-6 दिन में प्रीवियस के 10-15-20 पेपर को क्रक्स चाहिए तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। जैसे इस पेपर में से जो मेरे को 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे जो एवरेज है, अबव एवरेज है, वो इसमें डाल दूंगा जिससे कि आप लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट कर सकें। ठीक है, बाकी चल देते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दोनों चैनल्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा और समझ के ऊपर बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपली बोलूं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसे होमवर्क में दे सकता हूं क्योंकि, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन है तो मैं इसे होमवर्क में नहीं देना चाहता। तो मैं आपको इसको सोल्व कराने की बजाय मैं आपको इसको लास्ट मिनट करने की तरीके बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और ये आपका 20th क्वेश्चन है, ये लास्ट का क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है और आपके पास मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बची हुई है। आप इस सारी कैलकुलेशन को 10 से 15 सेकंड में नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से यहाँ पे के का मान पूछा हुआ है, मेरे को यहाँ पे के का मान याद करना है। अब मैंने देखा कि प्लस माइनस का केस है, सारा गुणा भाग तो कुछ है नहीं, तो मेरे को प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। तो 15 सेकंड तो इसमें लग जाएंगे और मेरा जो है छूट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे जो इकाई के अंक है ना सारे अलग है। ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 8 है। मैंने बोला अगर मैं सिर्फ इकाई का अंक निकाल लूं, पूरा जोड़ घटाव ना करूं तो मेरा काम चल जाएगा। मैं इसे फटाफट 4-5 सेकंड में लगा सकता हूँ। क्या पता ये 19वां और 20वां भी देख पाऊं अगर मेरी स्पीड अच्छी है तो। मैंने देखा ये प्लस का केस है, ये माइनस का केस है, ये माइनस का केस है। जब ये माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां से जो इकाई का अंक आएगा वो माइनस का 2 आएगा। यहां से जो इकाई का अंक आएगा वो माइनस का 2 आएगा। यहां से जो अंक आएगा वो प्लस का 8 आएगा। जो प्लस का 8 आएगा यहां से मेरे को प्लस का 6 मिलेगा। ये प्लस का 6 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इस केस में क्या है, यहाँ पे जो है प्लस का 9 है मेरा इकाई का अंक, और इस प्लस 6 के उधर आने के बाद ये माइनस का 6 मिल जाएगा। तो मैंने यहां से देखा कि जो मेरे को इकाई का अंक मिलेगा वो 3 मिलेगा। इकाई का अंक अगर मेरे को 3 मिलेगा, अगर मेरे 2 ऑप्शन होते तो मैं यहाँ पे फेल हो जाता, लेकिन क्योंकि मेरे इकाई के अंक सारे ऑप्शंस के अलग अलग हैं तो इकाई का अंक 3 होने के कारण मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अगर ये मेरा पहला क्वेश्चन नहीं होता तो मैं इसको पूरी तरीके से होमवर्क में दे देता, चौथा, पांचवा, छठा कुछ भी होता फिर ये, लेकिन क्योंकि पहला था तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप जल्दी से अपने टाइम को कैसे बचा सकते हो अगर आपके पास कम टाइम बचा है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को 20वां आता है तो पूरा ही करो, और अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा सकते हो, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इसको आंसर लगा के आ सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इसका एवरेज का क्वेश्चन है, औसत की बात कर रहा है। सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 31.5 है। पहले 4 दिन की बात कर दी, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में मेरे को पता होना चाहिए कि 7 दिन होते हैं। फिर इसने बोला अंतिम 4 दिनों की औसत तापमान जो है 26.5 है। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर शुरू के 4 दिन दिए हैं और आखिर के 4 दिन दिए हैं, यानी कि जो चौथा दिन है वो कॉमन है, तो मेरे से ये निकलवाएगा, चौथा दिन ही निकलवाएगा, वरना कुछ ना कुछ देगा मुझे ऐसा। तो उसने बोला पूरे सप्ताह का औसत तापमान 29.7 है। अगर मैं इन 4 दिनों को जोड़ दूं तो दिन बनते 8, लेकिन सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो यहाँ पे 7 दिन की बात कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि 4 दिन का जो औसत तापमान है 31.5 डिग्री सेल्सियस है। बाकी जो 4 दिन का तापमान अगले 4 दिन का है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन पूरे सप्ताह का यानी कि 7 दिनों का तापमान जो है मेरे को 29 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो चौथा दिन है वो यहाँ पे रिपीट चल रहा होगा। अगर मैं इन दोनों का, क्योंकि ये मेरे को एवरेज दिया हुआ है, मैं इन दोनों का टोटल निकाल लेता हूँ, तो 31.5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 दिया 12, 124, 126 ही आ जाएगा। 126 डिग्री टोटल ही आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 104 और 2 हो गया हमारा 106 डिग्री।
यानी कि इन 4 दिनों का टोटल कितना आ गया 126, इन 4 दिनों का टोटल कितना आ गया 106। एक सेकेंड, हाँ बड़ा कर लेते हैं, पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मैं और बात करूं आगे, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो मैं इन 7 दिनों का अगर टोटल निकालने जाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 9 सत्ते 63 का 3, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि 7 दिनों का जो टोटल तापमान है वो 203 डिग्री है। और यहां से अगर मैं देखूं तो 8 दिनों का जो टोटल तापमान है वो कितना, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल 3, 232 डिग्री है। अगर मैं 232 में से यानी कि 8 दिनों में से 7 दिनों को घटा देता हूं, यानी कि 203 डिग्री सेल्सियस घटा देता हूं, तो मेरे को यहाँ पे चौथे दिन का आ जाएगा, और मेरे से चौथे दिन का ही पूछा है। इस केस में और कुछ पूछ भी नहीं सकता है, इस केस में और कुछ क्वेश्चन में पूछ ही नहीं सकता। तो 232 में से अगर मैं 203 घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा तो एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं पानी दे लेता हूँ। हाँ जी, अगर मैं एक तरीके से और सोचूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं एग्जाम की अप्रोच में एक तरीके से और सोचूं, तो हम एवरेज देख रहे हैं, तो मैंने बोला भाई जो एवरेज है, मैंने बोला यहाँ पे कि मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। मैंने बोला 4 दिनों का जो एवरेज है वो 31.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, करना जैसे है वो आपको करना है, आपको जैसा तरीका सूट करेगा एग्जाम में सिर्फ वैसा ही करेगा। अगले 4 दिनों की बात करूं तो 26.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर मैं टोटल के एवरेज की बात करूं तो ये तो 29 डिग्री सेल्सियस है। मैंने बोला अगर मेरे 7 दिन का टोटल जो है एवरेज वो 29 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं अगर इसे देखूं तो ये जो है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस प्लस है, 2.5 डिग्री सेल्सियस प्लस है, थोड़ा सा जगह की कमी है। अगर मैं इसमें 4 दिन की मल्टीप्लाई करूं तो इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ये 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम है, इससे 7 दिन के एवरेज से। और 4 दिन की बात करूं तो यानी कि ये जो है 10 डिग्री कम है, ये 10 डिग्री कम है। अगर मैं इसे देखूं तो ये प्लस का 10 बनता है, ये माइनस का 10 बनता है, तो मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो जो बचेगा, जो चौथा दिन होगा, जो बीच में ज्यादा होगा, वो कितने का होगा, वो 29 डिग्री सेल्सियस का ही होगा, ठीक है। एक लाइन के अंदर आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, सीधा मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 2.5 ज्यादा है, ये 2.5 कम है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो जो एवरेज जितना हमारा 7 दिन का दिखा रहा है उतना ही हमारा चौथे दिन का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा 15 खरीदे 10 मुफ्त पाए, यानी कि 15 खरीदोगे तो आपको 10 मुफ्त यानी कि 25 मिलेंगी। योजना में प्रभावी छूट बताओ, भाई मेरे को कितनी मिल रही है, 15 के तो मैं पैसे दे रहा हूं, 10 मेरे को फ्री मिल रही है, तो मेरे को एक्चुअल में टोटल कितनी मिल रही है, 25 चीजें मिल रही है, मेरे को इन टोटल 25 मिल रही है। मेरी जो छूट होती है वो एमपी के ऊपर होती है, मेरे को ये पता है मार्केट प्राइस के ऊपर होती है, तो मेरा एमपी इस केस में क्या हो गया, एमपी मेरा इस केस में 25 चीजों का मूल्य हो गया। अगर 25 चीजों का मूल्य मेरा एमपी हो गया और मैंने सिर्फ पैसे दिए हैं 15 के, 10 की मेरे को डिस्काउंट मिल गया है, तो मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 10, एमपी कितना है हमारा, क्योंकि डिस्काउंट हमारा एमपी पे काउंट होता है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2500 का 100 यानी कि 40% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 24,500 रुपए अधिक अंकित करे, यानी कोई उसका सीपी रहा होगा, कोई उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसने क्या करा, उसने इतने ज्यादा उस पर अंकित कर दिए, यानी कि उसका एमपी जो बन गया वो सीपी प्लस में 24500 हमारा उसका एमपी बन गया। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। यदि दुकानदार ग्राहक को 12% की छूट देता है तो दुकानदार द्वारा 10% की छूट की तुलना में इतने रुपए कम मिलते हैं। भाई मेरे को डिस्काउंट दिया हुआ है, एक बार इसने डिस्काउंट 12% दिया, एमपी पे दिया होगा, एक बार डिस्काउंट इसने 10% दिया, एमपी पे दिया होगा। मैं बोलूं अगर इन दोनों की तुलना अगर मैं करता हूं तो ये जो 2% की वैल्यू है
इसने बोला इस 2% की वैल्यू मेरी जो है वो 4850 है। यहां से मैं 100% निकाल सकता हूँ और यहां से जो 100% निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो ये जो कंपैरिजन करके जो हमारा निकलेगा वो हमारा एमपी निकलेगा। तो ये जो 100% है वो एमपी है। तो 4850 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 100, 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 0 0। ठीक है, 242500 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से एमपी आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट के बीच में कंपैरिजन था। ठीक है, ये मेरा एमपी आ गया। मैंने बोला एमपी तो लेकिन इतना होना चाहिए, एमपी जो है वो सीपी प्लस में 24500 होना चाहिए। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 242500। मेरे से क्वेश्चन ने यह पूछा उत्पाद की लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य यहां से, यानी कि यहां से सीपी निकल के आ सकता है, तो मैं 24500 को उधर ले जाऊंगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट घटा देता हूं, 0 0 5 का 0 और 4 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 8 और 3 बचेगा तो हमारा आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा 2। यानी कि सीपी हमारा कितना आ गया, 218000 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हमसे डिस्काउंट के बीच में कंपैरिजन पूछा था, तो यहाँ से जो आएगा 100%, ये हमारा एमपी का 100% आएगा। ठीक है, बस इसमें यही वाली बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्यूब्स के बीच में अंतर का। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, शायद वार्डन में भी ये तीसरी बार देख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, और असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक बार कराए थे कि अगर मैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की बात करता हूं तो ये बराबर होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी के। ठीक है, बस इसमें उठा के इसकी वैल्यू डालनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एक का अंतर है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं यहाँ से a स्क्वायर निकाल लेता हूं। अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो यानी कि मैं 6.8 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। 6.8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करके निकाल लें, क्योंकि जादू मेरे पे आता नहीं है। 8 64 का 4 6 हासिल, 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 और 6, 96 और 6 कितने हो गए, 102, एक हासिल, 6 6 36 और 1 37, यानी कि यह आ गया हमारा 37.24। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 37.24। एक सेकेंड, दोबारा करते हैं, गड़बड़ हो गई। 8 64 का 4 6 हासिल, 8 6 48, 48 दूनी 45 दूनी 90, 96 96 102, 10 हासिल, 6 6 36 और 10, सॉरी 36 और 10 होते 46 हमारे, ये 46.24 आएगा, 46.24 46.24। अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर की, यानी कि इसकी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 5.8 का स्क्वायर। इसको भी कर लेते हैं बिना जादू के, 5.8 की मल्टीप्लाई 5.8 में करेंगे। 8 64 का 4 6 हासिल और 40 40 80, 80 और 6 86 का 6 8 हासिल, 25 और 8 30 और 3 33, यानी कि 33.64 हमारा ये आ जाएगा, 33.64। अब दो वैल्यू निकल चुकी हैं, एक वैल्यू ए बी और निकाल देते हैं। ए बी कितना है हमारा, 5.8 मल्टीप्लाई बाई 6.8। 8 64 का 4 6 हासिल, 8 पंजे 40 और 8 6 48, कितना हो गया 48 और 40 हमारा हो गया 88, 88 और 6 88 और 6 हमारा 88 6 हमारा हो गया 94, 9 हासिल और 6 पंजे 30 और 9 39, दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 39.44 जो है वो हमारा ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6.8 मल्टीप्लाई बाई 5.8, यानी कि हमारा कितना आ गया 39.44। बस उठा के अब वैल्यूज को प्लस करना है, वैल्यूज को प्लस करना है भाई, इसमें रख देंगे। इसकी वैल्यू तो हमारी एक आएगी, 6.8 में से 5.8 घटाएंगे तो एक आएगा, ये आ गया हमारा 46.24 प्लस में 33.64 प्लस में 39.44। ठीक है, इन सबको उठा के प्लस कर लेंगे। 4 4 8 और 8 और 12, यानी कि हमारा 2 और 3 और 9 1 1 119
32 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि प्लस माइनस तो आपको यहाँ पे गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, वरना इसके अलावा तो कोई जो चारा है वो है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 720 है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 4% वार्षिक है और 2 साल की बात कर रहा है। तो मैं यहां से देखते ही बोल सकता हूं कि जो 8% है उसकी वैल्यू मेरे को 720 दी हुई है। ठीक है, लाइंस को तोड़ के करने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि लाइंस को अगर आप तोड़ दोगे तो वहां से आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। यदि ब्याज वार्षिक रूप से लगाया जाता समान अवधि पर, समान अवधि जितनी भी निकल के आएगी अभी तो हमें पता ही नहीं है, समान राशि पर समान ब्याज दर से यानी कि 4% की दर से ही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो, इसको मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से कर सकता हूं कि मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूं, कितनी आ जाएगी 8 9 72 यानी कि 9000 निकाल देता हूं। या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि 720 रुपए पे मेरे को जो साधारण ब्याज मिला होगा वो 360 और 360 मिला होगा। अब पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है यही कंपाउंड इंटरेस्ट का रूप भी ले लेगा पहले साल तो। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में इस 360 पे भी 8% की रेट से पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा मैं निकाल देता हूं। मैंने बोला भाई 360 पे अगर 8% की रेट से पैसा मिलेगा तो मैं बोल रहा हूं 4% की रेट है, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल और 4 तिया 12 और 2 14 यानी कि 114.4 रुपीज इसे और मिल जाएंगे। इस 360 के अगर 14.4 रुपए में इसमें और जोड़ दूं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया है। सिंपल सी तो बात है। तो मैं टोटल में ही 14.4 जोड़ देता हूं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 720 प्लस में 14.4 यानी कि 734 रुपीज और 40 पैसे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। मैंने ये 1-2 बार पहले भी कराया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कराया। बाकी आप ट्रेडिशनल से जा सकते हो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अपना एक बार ट्रेडिशनल से कर लेना और एक बार इस तरीके से मैं दोबारा करा दूंगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, बेस्ट मेथड है क्योंकि एक लाइन में खत्म हो जाता है। बस आपको 720 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, दूसरे पहले पे लगा लो, दूसरे पे लगा लो, जो ब्याज की रेट मिलेगी उसको उस पर अप्लाई कर देना और उठा के जो टोटल है उसमें प्लस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों के अंतर्गत रवि के मासिक व्यय को दर्शाता है। रवि 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला तो वह भोजन, परिवहन और अन्य, मैं देख लेता हूं एक बार, भोजन, परिवहन और अन्य, इन तीनों मदों पर कुल कितना खर्च करता है। मैंने बोला परसेंटेज ही देख लेता हूं मैंने बोला 2 3 4 5 55% की बात कर रहा है, 55% निकालना है, जबकि मेरे को 100% की वैल्यू कितनी दी है 50,000 और 55 की कितनी हो जाएगी 55 पंजे 275 275 00 हमारा जो है वो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग खुद करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरे कराने से कुछ नहीं होता, मेरी उससे अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 25,000 और 3 वर्षों में 30,000 हो जाती है। एक दशमलव स्थान तक राशि ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ब्याज की रेट निकालना चाहूं तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। ठीक है, और मैं राशि निकालना चाहूं मैं वो भी निकाल सकता हूं। देखो 2 तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, या तो आप पहले इसकी रेट निकाल लो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, या फिर मैं ये बोलूं कि भैया मेरे को पता है ये जो 1 साल का गैप है, अगर मैं 10% की रेट मान लेता हूं, एक बार आपको समझाता हूं। ठीक है, 10% की रेट मानता हूं तो मैं बोलता हूं कि 1/10 हो जाता है। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है कि राशि जो है हर साल 11/10 हो जाएगी। अगर मैं 2 साल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कि x जो है वो एक बार 11/10 होगा और दूसरी बार 11/10 होगा, x तो x ही रहेगा। और अगर मैं 3 साल की बात करता हूं तो क्या होगा, x एक बार 11/10 होगा, दूसरी बार 11/10 होगा और तीसरी बार 11/10 होगा। क्या हुआ इस केस में कि 1 साल एक्स्ट्रा होने पे जो ये वाली मल्टीप्लीकेशन है ये फालतू हो गई, बाकी तो सभी आपस में कट गई। यही वाला केस इस केस में कि 2 वर्षों में अगर मेरी राशि इतनी हो रही है
और 3 वर्षों में इतनी हो रही है। तो क्या हो रहा है कि अगर मेरी राशि अगर 25,000 की 30,000 हो रही है तो मैं 30,000 को ऊपर डाल देता हूं, बटे मैं 25,000 डाल देता हूं। तो मेरे को यहां से ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक 1 साल में ये राशि कितने गुना हो रही है। यहां से मेरे को पता चलेगा कि ये राशि जो है प्रत्येक साल 6/5 हो रही है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो शेष बचेगा वो ये निकल के आया है। अगर हर साल राशि जो है, अमाउंट जो है वो 6 हो रहा है, प्रिंसिपल अगर 5 है, तो मैं बात करूंगा 2 साल में 25,000 था। अगर ये अमाउंट था तो 1 साल पीछे ले जाने के लिए 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल और पीछे ले जाने के लिए और 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5/6 से उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट है तो 5/6 से अमाउंट निकल के आ गया इतना। अगर मैं बात करूं अगले वाले के लिए, फिर मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो 6 के बराबर हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे निकाल लो, 25 25 625, 625 3 जीरो और 6 6 36, 36 से अगर मैं इसको काटूंगा तो बहुत गंदा वाला कट रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंदा वाला कट रहा है। एक काम करते हैं ना, 35 ले लें इसे। थोड़ा सा अगर मैं नीचे कम ले रहा हूं तो ऊपर जो आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं मैं अपना। अगर मैं इसे 35 लेता हूं तो ये 25 25 125 और 3 जीरो बटे में 7 बचेगा। 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5 बच गया। 7 अट्ठे 56 होता है, 7 7 49 ले लेते हैं, 49 से लेंगे तो कितना बचेगा 6, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यानी कि 178 समथिंग से जो है वो हमारी राशि जो है वो कम आएगी। 178 से कम जो है वो सबसे नीचे कौन है, सबसे पास में वो हमें दिख रहा है 17361.10 है। बाकी आप लोग इसे पूरी तरीके से भी कर सकते हो, वो आप लोगों की इच्छा के ऊपर बात है। इसका कोई और शॉर्टकट तो बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको अप्रोक्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मैं ऐसा भी लिखवा सकता हूँ, देखो मैं कोई इस तरीके से करता हूँ ना, क्योंकि मेरी एग्जाम की अप्रोच ये रहती है, तो मैं आपको इस वजह से ऐसे करके बताता हूँ। वरना मैं सीधा ये भी कह सकता हूँ जैसे और लोग करते हैं, जैसे और लोग करते हैं, मैं गुणा भाग करके क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि वो मेरी एग्जाम की अप्रोच है, मैं ऐसे ही करता हूँ। वरना और लोग क्या करते हैं, वो ऐसे करके इसे काटेंगे और सीधा बोल देंगे कि जो आंसर है वो 17361.10 आ जाएगा आपका, और ये आपका जो है राइट आंसर होगा। मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे वो इसी तरीके से फ्रेम करते हैं अपने आप को, जैसे कि उन्होंने 36 से देखते ही 625 को उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता इन जनरल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, इन जनरल ऐसा होता ही नहीं है। या फिर एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे एक अगर मैं और थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ, चलो मैंने बोल दिया है तो मैं इसको काट के भी दिखाऊंगा, है ना। अब मैं इसे 4 से काट लेता हूँ, 4 से काटूंगा तो ये 25 आएगा, और 4 से काटूंगा तो इसे 9 हो जाएगा। फिर 25 की मल्टीप्लाई 625 में कर लेते हैं, 625 मल्टीप्लाई 25, 55 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 12 का 2 लगा तो हासिल जी। हेलो, मैं काम कर रहा हूँ ऊपर भी, ऊपर रिकॉर्ड कर रहा था, बताओ। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, 15-20 मिनट। ठीक है, 25 से डिवाइड कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 625 को। 25 का 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, 5 6 पंजे 30 और 1 31, और मल्टीप्लाई में 10 की 0, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, यानी कि 5 2 6 और 5 1, यानी कि 1 5 6 2 5 अपोन में 9। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितना बच गया 6 बच गया। 9 6 54, 9 7 63, 3 बच गया, 9 दूनी 28, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 पे पूरा कट जाएगा। 9 एकम 9, कितना बच गया हमारा 6 बच गया, 9 7 63, 3 बच गया और 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा तो 4 पे नहीं कटेगा ना, 3 पे जाएगा। 9 3 27, 27 पे कितना बच गया हमारा, 27 पे हमारा बच गया 5, 5 बच गया 55, 9 6 54 हो जाएगा। 1736, अब तो यहाँ पे क्लियर है कि 1736 वाला आंसर होगा, तो यहाँ पे 36 हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर
2 वर्षों के लिए 2,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताओ। मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर मैं SI CI की बात करूं तो जो SI होगा वो हर साल सेम लगेगा, यानी कि हर साल उसे जो SI है वो 10% और 10% ही मिलेगा। लेकिन CI के केस में क्या होगा, CI के केस में आप ऐसे निकाल लो कि ये वाला एक बार तो मैं लिखवाऊंगा फॉर्मूला, वैसे लगता तो पीछे भी 2 क्वेश्चनों में, लेकिन मैंने लगाया नहीं। ठीक है, A × B/100। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 डालूंगा तो यहां से कितना मिलेगा 20, और यहां से प्लस निकल के आएगा 1, यानी कि 21% मिलेगा। यानी कि SI मेरे को कितना मिलेगा 20%, और अगर मैं CI की बात करूं तो यहाँ पे वो 10 से मेरे को टोटल मिलेगा 21%, यानी कि 2 साल में 1% का अंतर आएगा। अब 20,000 का 1% निकालने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 2 जीरो उड़ाओगे तो आपका यहाँ पे 200 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो जो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से डिवाइड होगी। बस मेरे को लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी है, कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस ऑप्शन को अगर हटा दूं, मेरे को नहीं पता, और मैं चेक करना स्टार्ट करूं ऑप्शन नंबर 2 से। ऑप्शन नंबर 2 से मैंने चेक करना स्टार्ट करा, क्या ये 5 जो है ये 8 से कट सकता है? मैंने बोला 5 तो कटेगा ही नहीं, 8 से वही संख्या कटेंगी जिसके लास्ट में इवन नंबर आएगा, ना कि ओड आएगा। मैंने बोला ये 4 कट सकता है, मैं देख लेता हूँ। 8 नहीं 72, 4 बच गया 44, 8 पंजे 40 होता है तो नहीं कटेगा। इसके लास्ट के डिजिट क्या है 42, तो 8 पंजे 40, 2 बच गया 26, क्या 8 से कटता है? नहीं कटता है। इसको भी देख लेते हैं। 8 8 64, कितना बच गया 6 और 1 7, और 8 9 72, तो ये जो संख्या है वो हमारी 8 से कट जाएगी। बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, नीचे दिया गया बार ग्राफ दो क्रमिक वर्षों 2011-12 के दौरान 6 दुकानों से जूतों की बिक्री को दर्शाता है। 2011 में स्टोर S2, S4, S6 की औसत बिक्री के प्रतिशत के रूप में 2012 के S1, S3 और S5, 2011 का S2, S4 और S6 और 2012 का S1, S3 और S5। ठीक है, वर्ष मेरे को यहाँ पे कलर्स में दिए हुए हैं, नीचे मेरे को दिख रहा है औसत बिक्री कितनी होगी। अब इस वाली लाइन का मेरे पास कोई मतलब है? मेरे को तो नहीं लगता है अभी तक कोई मतलब है। ठीक है, बाकी अगर कोई मतलब पड़ेगा तो हम देख लेंगे, वरना इसको छोड़ दो। मैं बोला 2011 का S2, S4, S6। S2 2011 का, S2 यानी कि इसकी बात कर रहा है, S4 यानी कि इसकी बात कर रहा है, और S6 यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो मैं एक बार इनको लिख लेता हूं कि 46 और 74 और 96 की बात कर रहा है। 74 था नहीं, हाँ 74 था। 6 4 10, 6 16 का 6, 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 10 और 2 12 और 9 कितना हो गया 216 की बात कर रहा है। अब मेरे को 000 लगानी है नहीं लगानी है वो डिपेंड करता है, अभी तक तो मेरे को लग नहीं रहा। फिर इसने बोला कि 2012 का S1, 2012 का S1, S1 2012 का कौन सा, ये वाला, और S3 का और ये वाला, और S5 का 2012 का, इनको भी जोड़ लेते हैं एक बार। 75 और कितना हो गया हमारा, ये हो गया 66 और हमारा हो गया 78। ठीक है, 8 और 6 14 और 5 19 का 9, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 7 21, यानी कि 219। अब उसने बोला ये जो है वो इसका कितने प्रतिशत है। 2011 की जो बिक्री है 2012 की औसत बिक्री कितनी है? अभी औसत बिक्री की बात कर रहा है। हाँ औसत बिक्री की बात कर रहा है, तो औसत बिक्री निकाल के अभी क्या ही मतलब हो जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वो औसत 3 से 3 कट जाएंगे। अगर 3 और 4 दिए होते, जैसे कि यहाँ पे S2, S4, S6 और यहाँ पे एक S5 और ऐड कर देता, 4 हो जाते और ये 3 हो जाते, तब तो कोई फर्क पड़ता। अभी तो आप ऊपर नीचे डालोगे तो ऊपर 3 चला जाएगा, वो नीचे वाले 3 को वैसे काट देगा, तो औसत बिक्री निकालने का भी कोई मतलब है नहीं इस केस में। तो अगर मैं बात करूं, अगर औसत बिक्री निकालने का कोई मतलब नहीं है, हाँ एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ करा गया। ये हमारा 75 ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो कम आएगा फिर।
ये हमारा S1 है, S3 का 66 है, बिल्कुल सही है। और S5 का हमारा 78 है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। S5 का 78 है, ठीक बात है। 219, तो ये तो पॉइंट्स में कम आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा भाई। 75, 66 है, ठीक है। और ये 78 ही तो है ना, एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ, 78 ही है वैसे तो। हाँ, 78 ही है, तो इसका जो है 100% से कम आएगा आंसर। ये कंपैरिजन उल्टा पूछा हुआ है। 2011 में स्टोर S2, S4, S6 की औसत बिक्री प्रतिशत के रूप में 2012 की औसत बिक्री कितनी है, इससे तुलना करो। हाँ ठीक है, इससे कंपैरिजन इसका करवा रहा तो 219 बटे में 216 जाएगा। ठीक है, मैं 216 बटे में 219 करके निकालने की कोशिश कर रहा था। वही मुझे लग रहा था ये तो 100 से नीचे आएंगे, ऑप्शन जो 100 से ऊपर है सारे। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये आ जाएगा हमारा, इससे काट लेते हैं ना, 216 एक कम 216, कितना बच गया, 3 बच गया, तो ये आएगा हमारा 0 और 30 हो जाएगा, नहीं चलेगी माननी, फिर 0, फिर यहाँ पे कितने बचाएगी माननी, ये डबल 0 यहाँ पे लग जाएंगी, तो 216 एकम 216 हो जाएगा, 216 एकम 216 हो जाएगा, यानी कि 1001 के आसपास कहीं आएगा ये, और 100 से हल्का सा ऊपर आएगा, है ना। ये 100 और 0.1, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये या तो 100 दिया होता ऑप्शन में, या तो 101 दिया होता, क्योंकि ये ऊपर वाला केस है तो मैं ऊपर ही लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर वाला केस है तो मैं ऊपर ही लगाऊंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। 216 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाई 219, 219 डबल 0 और डिवाइडेड बाई 216, 101.38 आएगा भाई, 101.38 आएगा। 101 कुछ डिवाइड में गड़बड़ कर रहे हैं भाई, कैलकुलेशन के सवाल में यही गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन लगा के निकल लेता हूँ। 216 एकम 216 यानी कि 3 बच गया, तो नहीं चलेगी माननी, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा ही लगाऊंगा, उसके बाद में एक जीरो उतारूंगा, फिर एक जीरो उतारूंगा, नहीं एक जीरो तो वैसे उतार लूंगा, एक जीरो उतरेगी बस। हाँ ठीक है, एक तो पॉइंट की उतर गई, एक जीरो वैसे उतर गई, और 216 एकम 216 पे और चल जाएगी माननी, तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, तो 101 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, 101% हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस ही लग रहा है मेरे को पूरा, पॉइंट्स में इतनी गंदी कैलकुलेशन दी हुई है, बस पूछो मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग आईटी कंपनीज में शामिल सेल्समैनों की संख्या को 000 यानी कि 1000 में दर्शाता है। वर्ष 2017, 18, 19 में इंफोसिस में शामिल होने वाले सेल्समैनों की कुल संख्या, इंफोसिस में 2017, 18 और 19 में शामिल होने वाले सेल्समैनों की कुल संख्या सभी वर्षों में विप्रो का ये विप्रो पूरा सभी वर्षों में विप्रो में शामिल होने वाले सेल्समैनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें 4.1, 4.7 और 5.2 को जोड़ना है, और फिर हमें पूरा विप्रो जोड़ना है, 0.6, 5.8, 7.7, 5.1 और 6.5 और 4.3 को जोड़ना है। और मेरे से पूछा हुआ है इसकी तुलना में इसकी संख्या कितनी होगी, निकाल लेते हैं। 7 और 1 8 हो, तो 10 की 0, 1 हासिल, 5 5, 10 और 4 14। ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, 7 या 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30 की 0, 3 हासिल, 5 और 3 8, 8 7 दूनी 14 15, 20 26 और 4 30, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 30, ये हमारा आ गया 14। इसकी तुलना इससे करवा रहा है तो हमारा 14 ऊपर 30 नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100,
अब मैंने क्या देखा, मैंने बोला भाई 14 और 30 का कंपैरिजन है, तो मैंने ऑप्शंस को दो को तो ऐसे ही काट दिया। अब आराम से लगा लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 हो जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 46.67। इसके आगे मेरे को कैलकुलेशन करने की कोई नीड इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वे सही नहीं मुझे लग रहा है पेपर, ठीक है। नीचे दिया गया बार दो क्रमिक वर्षों 21 और 22 के दौरान 6 शाखाओं में खिलौनों की संख्या को 00 में दर्शाता है। 2022 में DEF की औसत बिक्री, देखो फिर से 3 की बिक्री दी हुई है, फिर से 3 की बिक्री दी है। औसत निकालने का हमें कोई मतलब है नहीं, फायदा होगा नहीं, तो हम इसमें औसत नहीं निकालेंगे, सिर्फ टोटल पे कंपैरिजन कर देंगे। 2022 में DEF, 2022 कौन से कलर से लिखा हुआ है, इस पीले वाले से, और D यानी कि इसकी बात कर रहा है, E यानी कि इसकी बात कर रहा है, और इसकी बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 651 और 951 और 327, 7 और 2 9, 5 5 10 और 12 का 2 1 हासिल, 6 और 1 7, सॉरी 16 और 3 19, यानी कि 19 29 हमारा यहाँ पे 2022 वाले का टोटल आ गया। अब 2021 वाले का ABC निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यानी कि कितने की बात कर रहा है, 685, 354 और आपका 788, इसकी बात कर रहा है। तो निकाल लेते हैं। 5 और 4 9 और 8 17 का 7 1 हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17 और 5 17 और 5 22 का 2 2 हासिल, और 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 18, यानी कि 1827। किससे किसका कंपैरिजन करा रहा है एक बार ये भी देख लेते हैं। 2022 की शाखा की औसत बिक्री 2021 की शाखा की औसत बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि 2021 वाला नीचे आएगा, 2022 वाला ऊपर आएगा, ठीक है। निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अब फिर से कैलकुलेशन बहुत गद्दी सी आ गई। और ये तो 9 से कट रहा है, क्या ये 9 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 9 से तो नहीं कट रहा, लेकिन 3 से जरूर कट रहा है। 3 से कट रहा है ना, 9 9 3 3, ठीक है। 3 6 18 और 3 निम 27, फिर इसको काट लेते हैं। तो 3 6 18, 3 चौक 12, 3 3 9। अब किससे कटेगा ये, अब अब 6 4 3, ये तो मेरे को किसी से भी कटता हुआ नहीं दिख रहा। तो मैं एक चीज तो यहां से कंफर्म होकर कह सकता हूं कि 92 और 94 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो यहाँ तो 100% से ऊपर ही हमारी वैल्यू आएगी। तो मैं इसे वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से काट लेता हूँ 609, या फिर वैसे ही काट लेते हैं, छोड़ो ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। 609 बन जा 609, कितना बच गया हमारा, बच जाएगा 33 और 1 34, 34 और जीरो उतार लेंगे 1.0, 340 हो गया, लेकिन माननी चलेगी नहीं पॉइंट के बाद भी, फिर भी तो एक और जीरो उतारनी पड़ेगी, एक और जीरो उतारनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 609 से 6 पंजे 30 पे जाएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 300 के आसपास जाएगा, 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45 यानी कि 3045 हो जाएगा। यानी कि मेरे को यहाँ से कंफर्म हो गया कि 105 वाला जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 105 वाला हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ तो 108 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ से करके इसको चलता बनता हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे फालतू कैलकुलेशन करने का मतलब इस क्वेश्चन का नहीं है, इससे आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। जो क्वेश्चन आपके 18 मिनट में 16 मिनट में 20 का सेक्शन अटेम्प्ट हो सकता है, 16 मिनट 15 मिनट के आसपास, वो आपका खिंच के 20-22 मिनट हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं कैलकुलेशंस में अटकने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा है हमारा, एक कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु जो है वो 34 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु मेरे को 38 दे रखी है, और महिलाओं की औसत आयु मेरे को 28 दे रखी है। मेरे को दो दिए हुए हैं, उनके बीच का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को ये तो समझ में आ गया, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। मैंने लिखा है यहाँ पे मेल्स की एवरेज एज 38 है, फीमेल्स की एवरेज एज 28 है, और एवरेज सभी का 34 है। मैंने एलिगेशन लगाया, मेरा एलिगेशन से यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे मेरा 4 आया, और यहाँ पे मेरा कितना आया, 8 आया। मैंने बोला कि अगर 2 मेल हैं तो 1 फीमेल है, नहीं 1 सेकेंड, 4 और यहाँ से आएगा 6, सॉरी 6 आएगा, ये 6 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 और 2,
कि अगर हमारे 2 मेल हैं तो हमारी, सॉरी 2 फीमेल हैं तो हमारे 3 मेल हैं। तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा है, टोटल हमारे हिसाब से 5 है, टोटल हमारे हिसाब से 5 है, 5 में से 2 फीमेल हैं, तो परसेंटेज पूछी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका असिस्टेंट, अभी तक वार्डन में नहीं देखा मैंने, पर ग्रेड 3 के एग्जाम में जो जनवरी फरवरी के आसपास का भी हुआ था वो हमने पूरा सोल्व कराया था। उसके अंदर आपके इस वाले फॉर्मूले पे भर भर के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस फॉर्मूले के जो है ना वो 5 टाइप बनते हैं, 5 टाइप का ये फॉर्मूला बनता है, जो खुल के 5 टाइप का फॉर्मूला बनता है जिससे ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है ये हमारा एपी सीरीज वाला फॉर्मूला है। एपी सीरीज का कैसे है कि जो गैप है वो इवन है, एक एक का गैप चल रहा है। ठीक है, अगर गैप 2-2 का होता तो भी इवन होता, 4-4 का होता तो भी इवन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 4 का गैप और यहाँ पे 8 का गैप हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा कि a प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब 5 केस है तो 5 केस में सारे तो नहीं करा सकता, तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। अगर वार्डन में मेरे को 2-3 क्वेश्चन और इस टाइप के दिखते हैं तो मैं एक बार 5 केस एक बार लिख के वो आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक एक ही दिखाई दिया है और मेरे को असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी सिर्फ 2 ही टाइप के दिखाई दिए थे, बाकी 3 नहीं आए थे, तो मैंने वहां भी अननेसेसरी रूप से नहीं कराया था वो पूरा। लेकिन अगर दिखाई देगा तो मैं 5 के 5 डाल दूंगा, केस आप अपने हिसाब से उनको कर लेना। जब मेरे को यहाँ पे जो गैप है, जो डी है वो इक्वल हो, यानी कि सीरीज जो है वो एपी की चल रही हो। अब यहाँ पे देखो 7 6 5 6 5 7 5 8, ये एपी की सीरीज है, एक एक के गैप पे। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला काम करेगा वो हमारा करेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर, और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, और अगर हमारी एपी की सीरीज है तो हमारा जो एक इसके बराबर हो जाएगा 9bd स्क्वायर के। 9bd क्या है, b तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो बीच वाला आएगा, और d क्या है हमारा जो डिफरेंस आएगा, d का मतलब है डिफरेंस यहाँ से। तो d यहाँ पे इक्वल है किसके, 1 के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा। तो 9 मल्टीप्लाई में b कितना है हमारा 4 5 7, और d कितना है हमारा है 1। तो इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 7 63 वाला जो है आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक सिर्फ एक ही में 63 है। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बताता चलता हूं कि इकाई का अंक आपका कितना इंपोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल आपका कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो आपको मेरे क्वेश्चंस के करने के तरीके से पता चल जाता हो। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं यहाँ 9 7 63 के बाद यहाँ पे कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा मेरा आंसर जो है वो 4113 है। अब इसमें तीर तुक्का कुछ नहीं है, सिंपल मैथ वाली बात है कि अगर इकाई का अंक 3 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में 3 है तो या तो वो आंसर होगा, या तो अगर ये भी डिजिट गलत मेरे को दी हुई है ना, अगर बाई चांस गलत आती है तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये आंसर नहीं है तो 6 वाला तो हो ही नहीं सकता, 4 वाला भी नहीं हो सकता, और नीचे 6 वाला भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर 6 दोनों दिए हुए तो हमें इकाई का अंक और निकालना पड़ता। ठीक है, 15 के बाद 16 पे चलते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार क्रम से 48 और 62 किलोग्राम वाले 2 चावल 2 प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाए कि 55 रुपए का मिश्रण प्राप्त हो। फिर से ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मेरे को एक मिडल का दिया हुआ है, 2 आगे पीछे के दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूं भैया 48 का रेट है, दूसरी का 62 का है, और मिला के मेरे को 55 का चाहिए। मैंने यहां से देखा तो ये 7 आ गया, और यहां से देखा ये भी 7 आ गया। तो 7:7 का मतलब सीधा सीधा क्या है कि 1 और 1 के रेशो में इसको मिला दे, 1 और 1 के रेशो में मिला देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सहवाज्य संख्या कोप्राइम नंबर्स मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ाए थे। कोप्राइम नंबर्स 2 ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में एचसीएफ शेयर करते हैं, सिर्फ एक, आपस में उनका जो एचसीएफ होता है वो एक होता है। आपस में एचसीएफ शेयर होता है, प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है कि प्राइम नंबर होने जरूरी है, नहीं, प्राइम नंबर होने जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोप्राइम की बात करूं तो 13 और 14 आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं।
13 और 14 जो है वो आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन क्या है 14 प्राइम नंबर है? नहीं। 14 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। 14 तो 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो इसके तो फैक्टर 4 हो गए, 1, 2, 7 और 14 खुद। और प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने होते हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर या तो खुद होता है या फिर 1 होता है। तो 13 प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये जो जोड़ा है ये को प्राइम का है। ठीक है, ये जो जोड़ा है वो आपका को प्राइम का है। अब इसमें 2-3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। दो क्रमिक संख्याएं सदैव सहभाज्य होती हैं। अब इस वाले को तो ये कहीं थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, इस वाले को तो आपको एट प्रेजेंट एग्जाम हॉल में ही चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 13-14 लिखा, आपस में को प्राइम है। आप भी 2-3 ऑप्शन ऐसे उठा लो, आप उठा लो जैसे कि 72-73 उठा लेते हैं, को प्राइम है। और एक काम करते हैं 74-75 उठा लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 15, 25 तिया 75। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, तो ये भी को प्राइम है आपस में। दो क्रमिक संख्या है। एक और उठा के देख लेते हैं, जैसे कि मैं 90 की लाइन से उठा लेता हूँ। 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 96, 97 उठा लेते हैं। तो ये भी सिंपल सा ही है कि ये भी को प्राइम में बनेगा। 97 का तो कुछ होता ही नहीं है। तो यानी कि वाली पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई। अब दूसरी देख लेते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का योग और गुणनफल सदैव सहभाज्य होता है। ये भी हमें देखना ही पड़ेगा। हमने जो दोनों तीनों ऑप्शन देखे हम इन्हीं को उठा लेते हैं कि 72, 73 और 74, 75 और एक हमारा हो गया 13 और 14। ये आपको एट प्रेजेंट वहीं पे देखना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट दी हुई है, क्या उसके हिसाब से बन सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो कि 3 में से कोई भी आती है तो तीनों सही है। मैंने बोला कि योग यानी कि 5 और 7 दूनी 14, 145 और गुणनफल यानी कि 7 2 मल्टीप्लाई में 7 3। अब ये जो होता है ये क्या होता है हमारा? ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 और 5 नीम 45। 29 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में से किसी को नहीं काटेगी। और 5 से वैसे दिख रहे हैं, वैसे नहीं कट रहे, तो ये हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक है। इसको मैं देख लेता हूं, मैंने को प्राइम के जोड़ लिख रखा है। तो ये आएगा हमारा कितना? 5 और 4 9, 7 और 4 14, यानी कि 149। 149 अपने आप में प्राइम नंबर है क्या? इस 149 इज अपने आप में प्राइम नंबर। 7 दूनी 14 कटेगा तो सही शायद है मेरे हिसाब से। शायद हाँ, ये प्राइम नंबर अपने आप में 149 जो है वो अपने आप में प्राइम नंबर है। और अगर प्राइम नंबर है तो इनके मल्टीपल से तो कटने से ही रहा, इनके मल्टीपल से नहीं कटने से रहा। तो दोनों स्टेटमेंट से मेरे को ये पता चल गया कि सेकंड वाली स्टेटमेंट भी मेरे एक्सटेंट के थ्रू ट्रू है। ठीक है, मेरे को जो लगता है अभी तक मेरे एक्सटेंट के थ्रू ट्रू है। अगर मैं 14 और 17 दोबारा देख लेता हूं तो ये 27 बन जाएगा और ये 13 मल्टीप्लाई 14 बन जाएगा। ये तो 3 का क्यूब है और इन दोनों संख्याओं में से 3 से कोई भी नहीं कट रही, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से ठीक हो गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव से अभाज्य होती, ये बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि अगर मैं 13 और 17 की बात करूं तो आपस में प्राइम नंबर्स हैं। इनका सिर्फ या तो 1 होगा या 13 होगा, इसका 1 होगा या 17 होगा, सारी प्राइम नंबर्स का यही होता है। तो आपस में अगर कोई एचसीएफ 1 के अलावा शेयर ही नहीं करेंगी तो अभाज्य ही होंगी। तो तीसरी स्टेटमेंट तो देखते ही ट्रू है, बाकी दोनों को आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में देखना पड़ेगा और आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लो, आगे आता है तो आप सीधा लगा पाओ। क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि एक दर्जी एक सलवार बनाने में 10 मीटर 28 सेंटीमीटर कपड़े का उपयोग करता है। 22 सलवारों में उसे कितना कपड़ा चाहिए होगा? भैया 10 मीटर और 28 सेंटीमीटर का कपड़ा उसे चाहिए होता है। तो मैं अगर 22 सलवार बनाना चाहता हूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि उसे 220 मीटर प्लस में 28 दूनी 56 और यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होगा। 616 सेंटीमीटर को अगर मैं बात करूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 6 मीटर प्लस 16 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना मीटर हो गया? टोटल हो गया हमारा 226 मीटर
प्लस में 16 सेंटीमीटर जो है उसे कपड़ा चाहिए होगा, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन और प्लस का क्वेश्चन है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज होमवर्क में हुआ है, बाकी सब ठीक ठाक से क्वेश्चन थे तो मैंने सब करा दिए। ठीक है, और एक आपका ये जादुई क्वेश्चन है। जादुई क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला। क्यों, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। ये जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैथ का। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैथ का, तो इसको कराने का मेरे को तो कोई मतलब लगता नहीं है। ये मेरे हिसाब से आज के बाद कभी रिपीट भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन वैसे 1-2 बार आ चुका है लेकिन अदर्स एग्जाम में, उसके बाद उन्होंने भी कभी रिपीट नहीं करा। हमारा जो सिलेबस है ना वो 10th की मैथ तक का है, लेकिन कभी कभी डीएसएस भी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल देती है। ये उल्टे सीधे ही हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है, फालतू की चीजें हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से पहली और आखिरी बार है कि ये क्वेश्चन इसमें आ रहा है। अगर मेरे को दोबारा दिखाई देगा या आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलोगे नहीं सर हमको तो कराओ, तो मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगा, वरना मैं इसको डील नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हो तो ये कर लो कि आप अपना आंसर रट के चले जाओ, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा जिद है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में 2-4 लोग बोलेंगे तो मैं वहां पे करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं फिर। आपके 20 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो चुके हैं। जहां तक है जीएस की वीडियो आपको रात को मिलेगी 9-10 बजे के आसपास। आज बहुत दिन हो गए, जीएस भी करनी है, तो 9-10 बजे के आसपास आपसे जीएस की क्लास में मिलते हैं रात को। बाकी पढ़ते रहिए, आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी 1 महीने बाद ही है मेरे हिसाब से, अगस्त में तो नहीं होने वाले। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी को।